हेलो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संजीव एकेडमी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी का वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र यानी कि चैप्टर नंबर 1। इसमें अभी तक हमने पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे वीडियो नंबर 2 में। अब वीडियो नंबर 3 जो आ रहा है उसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो हम वैद्युत क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो परिभाषा क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है यानी कि सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो हमारा जो निकाय होता है उससे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर हम देखें इसमें तो हमारे को यहाँ पर दिया गया है एक -q आवेश और एक +q आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव ये जो बना है, ये निकाय बना है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब क्या होता है, जैसे ही कोई वैद्युत द्विध्रुव बनता है तो उस पर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो इसकी परिभाषा ये है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है हमारा P बराबर बनता है P वेक्टर बराबर आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दिशा जो होती है वो होती है हमारी दिशा। इसमें अगर मैं दिशा लिखूं तो -q से +q की ओर, ये P बराबर हो जाएगा q2l और जो दिशा होगी वो होगी -q से +q की ओर। तो यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव, और ये कहलाता है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसको परिमाण रूप में लिखें तो हम इसको सिर्फ लिख देंगे P बराबर 2ql, 2 हम आगे ले लेंगे और इसको 2ql लिख देंगे। तो अब हम इसके आगे देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक भी पूछ लेता है, तो मात्रक बराबर हो जाएगा हमारा, मात्रक जो हो जाएगा q का मात्रक गुणे 2l का मात्रक। तो q का मात्रक हमारा है कूलाम इंटू 2l, l दूरी का मात्रक है तो है मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर यानी कि c इंटू मीटर, c इंटू मीटर हमारा क्या कहलाएगा? इसका मात्रक। और वहीं अगर विमा की बात करती जाए, आपसे विमा भी पूछ सकता है, तो कूलाम यानी कि कूलाम मतलब एम्पियर इंटू समय टाइम इंटू मीटर का होता है L। तो L T या हम इसको LTA लिखेंगे और इसको यूँ स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, तो ये हमारी इसकी विमा हो जाएगी। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण क्या होते हैं। तो देखिए, प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से वैद्युत द्विध्रुव के रूप में एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैद्युत द्विध्रुव के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे हमारा यहाँ पर अगर हम देखें H और ये H, हम सबको पता है ये CH4 है। CH4 को ही हम मीथेन कहते हैं। तो मीथेन जो होता है इसके सभी हाइड्रोजन अणु कार्बन के सापेक्ष सममित रूप से वितरित हैं, इसलिए इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा Q इंटू, अब L क्या होता है? धन और ऋण आवेश के बीच की दूरी, और सममित रूप से वितरित है तो धन और ऋण का केंद्र एक ही हो जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका मान हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे H2O है, ये हमारा H2O, तो ये थोड़ा सा एंगल्ड हो जाता है, कोणीय रूप से कुछ बना लेता है, तो ऋण आवेश ऊपर हो जाता है और धन आवेश नीचे हो जाता है।
तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा निकल करके आ जाता है। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बन जाएगा हमारा। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ भी बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन होता है छोटा और क्लोरीन होता है बड़ा, तो इसका क्लाउड ऐसा बनेगा, इसका छोटा सा बनेगा, तो जो आवेश होता है वो सममित रूप से वितरित नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो ये ध्रुवीय अणु है, इसीलिए हाइड्रोजन को ध्रुवीय अणु कहते हैं। और ध्रुवीय अणु होने की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रदर्शित करता है। अब अगर हम देखें एक स्वतंत्र परमाणु है, कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, तो उसमें जो उसका धनावेश होता है और उसके चारों ओर जो ऋणावेश वितरित है, वो जो क्लाउड बन रहा है वो सममित है, गोली है, तो दोनों का केंद्र एक ही है। जब दोनों का केंद्र एक है तो अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो दोनों केंद्र एक ही जगह रहेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका 0 होगा। लेकिन जैसे ही हमने वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगा दी, तो जो ऋणावेश होगा और धनावेश होगा, दोनों के बीच की कुछ दूरी आ जाएगी। अगर ऋणावेश हमारा इस ओर गया है तो वैद्युत क्षेत्र पक्के से हमारी इस दिशा में रही होगी। यहाँ पर ये ऋणावेश का घनत्व ज़्यादा है, तो इस तरफ ऋणावेश रहा होगा, इस तरफ धनावेश रहा होगा, तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं है। तो इस तरीके से हम परमाणु को वैद्युत क्षेत्र लगा करके ध्रुवण कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण। अगर आपसे पूछे तो आप जल यानी कि पानी HCl या CH4 इनका उदाहरण दे सकते हैं, जबकि CH4 केवल तभी ध्रुवीय बनेगा जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम डेरिवेशन देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। तो देखिए ये वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से दिखाई गई है। एक समान कैसे पता चला? दोनों वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच, सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच जो यहाँ पर दूरी है, जो अंतराल है, वो बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो इसी के लिए इसको ई से प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रख दिया गया है, तो यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2l। अब यहाँ पर +q रखा है तो हमें पता है +q आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, तो देखो इस तरफ लग रहा है, और जबकि ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, तो एक बल यहाँ पर लग रहा है। अब दोनों का परिमाण सेम है, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण भी सेम है, बस दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो हमें लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, +q पर लगने वाला बल। देखिए इसके पहले थोड़ी सी परिभाषा हमें जो लिखनी पड़ेगी, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, मैं लिख देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि परिभाषा क्या लिखनी है। तो अब देख लेते हैं, थोड़ी सी जो भाषा मैंने लिखी है वो ये है, इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको इसलिए काट देता हूँ यहाँ पर। माना एक द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जहाँ ई वैद्युत क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो अब लिखेंगे अतः +q पर लगने वाला बल F बराबर +qE, -q पर लगने वाला बल F बराबर QE, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैं यहाँ पर तीर लगा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये सदिश को प्रदर्शित करने लग जाए। हमने दिशा को प्लस और माइनस से लिया है, इस क्षेत्र को हमने इस तरफ को यहाँ पर प्लस माना है और इस दिशा को हमने माइनस माना है। तो यहाँ पर देखेंगे दो बराबर परंतु विपरीत बल लग रहे हैं, इसलिए इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। देखेंगे चूंकि द्विध्रुव पर बराबर परंतु विपरीत बल
कार्य कर रहे हैं, अतः इस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा हमारा बल गुणे दोनों आवेशों के बीच लंबवत दूरी। देखते हैं फिर टाउ बराबर कितना हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा बल F और लंबवत दूरी कितनी है? देखिए अब यही चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है। तो जैसे ये है हमारा, यहाँ पर देखते हैं ये 2L है और यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा। तो अगर हम यहाँ पर, हमें ये वाली दूरी चाहिए लंबवत, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ पर आवेश जैसे मैंने लिख दिया है, तो आवेश की जगह मुझे और अच्छा शब्द जो लिखना चाहिए था, दोनों बलों। ठीक, तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये है, तो इसको x मान लेता हूँ। तो x बराबर कितना हो जाएगा? वैसे तो आपको पता ही होगा, इसका जो साइन थीटा होता है वो ये होता है। तो साइन थीटा निकालते हैं हम। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब x बटे कर्ण 2L। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर रख देनी है, 2L साइन थीटा। अब बल जो है F हमको पता ही है, F का मान कितना है? Q इंटू ई इंटू यहाँ पर 2L इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये E और यहाँ पर ये हो जाएगा Q2L और यहाँ पर ये साइन थीटा। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो हम 2QL अलग, E अलग और साइन थीटा अलग, ये टाउ। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया? ये तो बन गया हमारा A क्रॉस B का फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पर A क्रॉस B बराबर होता है A इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। बस यहाँ पर दिशा प्रदर्शित नहीं है। तो अगर हम इसको दिशा के रूप में लिखना चाहें, यानी वेक्टर के रूप में लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो ये चीज़ अभी मैंने सामने लिखी है, 2QL क्या? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था। तो ये हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो इसको वैद्युत, इसको हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और यही हमारा क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब इसकी हम कुछ विशेष परिस्थितियां देख लेते हैं। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, यानी कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, यानी कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो है वो कुछ ऐसे है और वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, उसी की दिशा में रखा है। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा हमारा, हम अगर देखें तो P इंटू ई इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू ई इंटू 0 बराबर 0। तो टाउ बराबर यहाँ पर हमें मिलेगा 0, यानी कि जब इस कंडीशन में हमारा द्विध्रुव रखा होगा तो इस पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा, अर्थात ये नहीं घूमेगा। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये है कि जब थीटा बराबर हमारा हो जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री, तब भी अभी देखो यहाँ पर ये माइनस का क्यू था, ये प्लस का क्यू था। अब हमने ऐसा रखा है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ये है, लेकिन यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो इस तरीके से, ये है हमारा माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू। तो अब वैद्युत द्विध्रुव हमारा इस दिशा में है, अभी वैद्युत द्विध्रुव हमारा इस दिशा में था, सेम दिशा में था। E और P एक ही दिशा में थे, यहाँ पर E और P विपरीत दिशाओं में। यहाँ पर ये E इस दिशा में जा रहा है और P हमारा इस दिशा में है। इस केस में भी अगर हम देखें तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन 180। तो P इंटू ई इंटू साइन 180 का मान कितना होता है? साइन 180 का मान 0 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो टाउ बराबर कितना आ गया? 0। तो इस तरीके से ये थीटा और 180 की जो स्थितियां हैं उसमें हमारा बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? 0। अब एक अगली स्थिति क्या हो बन सकती है, जो तीसरी स्थिति है वो है कि थीटा बराबर हमारा हो जाए, थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री।
अब 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, जो टाउ हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1, जो कि इसका अधिकतम मान होता है। साइन 90 का मान जो होता है अधिकतम होता है। तो इसको हम लिखेंगे टाउ मैक्स, मैक्सिमम मान बराबर P इंटू ई हो जाएगा 1 बराबर P इंटू ई। तो यही इसका क्या होता है, अधिकतम मान हो जाता है। तो यहाँ से हम P का मान निकाल सकते हैं। P बराबर कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स बटे ई। यहीं से हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो वो परिभाषा क्या है, तब अगर हम यहाँ पर E बराबर कितना ले लें 1 न्यूटन पर कूलाम लें, तो यहाँ से हमें मिलेगा P बराबर मिल जाएगा टाउ मैक्स। तो हमको P बराबर कितना मिल जाएगा, टाउ मैक्स। तो हम यहाँ से परिभाषा ले सकते हैं, अतः द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर प्राप्त होता है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ से हमने वैद्युत द्विध्रुव को बल युग्म के आघूर्ण के रूप में परिभाषित कर लिया। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये जो डेरिवेशन है वो 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पर देखिए, ये मॉडल पेपर है राजीव का, और इसमें यहाँ पर देखिए 5 नंबर में दिया गया है, ये देखो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 1, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर, एंड ऑन पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव आपको दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पर 2 आवेश हैं, एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी हमारी 2L है। ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से माइनस क्यू की दूरी L, मध्य बिंदु से प्लस क्यू की दूरी L। तो टोटल दूरी हमारी 2L हो गई। अब इसी मध्य बिंदु से हमने किसी बिंदु P पर, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, की दूरी हमने मान ली यहाँ से R दूरी पर है। तो अब हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू की दूरियाँ यहाँ से ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ पर हम भाषा में लिख देता हूँ एक बार, तो एक बार भाषा देख लेते हैं। तो माना Q आवेश और 2L लंबाई का एक द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। R दूरी पर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, बिंदु P दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब करनी है तो करेंगे फिर। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है माइनस क्यू के कारण, तो पहले माइनस क्यू से P तक की दूरी, तो हम देखेंगे एक बिंदु को हम A मान लेते हैं और एक बिंदु को हम B मान लेते हैं। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा हमारा, देखेंगे ध्यान से, तो AP बराबर हो जाएगा L प्लस R, L ये और प्लस R। ऐसे ही P बराबर कितना हो जाएगा, B से P तक की दूरी, तो यहाँ पे R में हम L घटा देंगे, ये वाली दूरी घटा देंगे इतनी, तो ये दूरी बचेगी। तो R माइनस L, यहाँ पर वैसे मैं इसको R प्लस L लिखना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं लिख देता हूँ R प्लस L, AP बराबर। अब ये हमको पता चल गया। तो अब हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो E, इसको हमने E
2 नाम दिया है। तो पहले हम E1 ज्ञात करते हैं। जो देखो यहाँ पर E1 जो है, E1 प्लस क्यू मान लेते हैं। प्लस क्यू आवेश कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र जो कि है हमारी E1। देखिए ई जो प्लस क्यू है तो यहाँ पर E1 इसलिए है, देखो प्लस से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा और माइनस से वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आएगा। और देखिए ये थोड़ा सा दूर है इसलिए इसका परिमाण छोटा है, और Q जो है बिंदु P के पास है इसलिए इसका परिमाण बड़ा है। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, दूरी कितनी हो गई हमारी, दूरी हमारी है BP स्क्वायर। BP स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, B से P की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का मान है हमारा R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा B से P की ओर। तो अगर हम इसको चाहते, मान लेते हैं चाहते हैं ये B से P की ओर बार बार ना लिखना पड़े, तो हम दिशाएं भी यहाँ पर बना सकते हैं। इसको हम मान सकते हैं प्लस एक्स कैप, और इस दिशा को हम मान सकते हैं माइनस का एक्स कैप। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे प्लस एक्स कैप। ये आपके ऊपर निर्भर है। ये E1 आ गया आपका। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। और दिशा क्या है, देखो इस ओर है, इस ओर क्या है, माइनस का एक्स कैप है। यहाँ भी वेक्टर लगा लेते हैं। तो लिखेंगे अतः P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E बराबर कितना हो गया, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 सबका मान रख देते हैं। तो E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस एक्स कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस एक्स कैप। तो जो कॉमन है हमारा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे बचा हमारा R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस हो गया 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, और एक्स कैप बाहर हमारा आ जाएगा E वेक्टर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स कैप। अब यहीं पर आपको ध्यान देना ये सॉल्व कैसे किया जा रहा है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो या इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2RL डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर ही हो जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस
2RL डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो इन दोनों को जोड़ दिया 2QRL 4QRL हो गया। आगे क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं हम, आगे बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2L इंटू R डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम चाहें तो आगे भी ले सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 इंटू 2QL इंटू R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एक्स कैप और लगा देंगे। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, यही है रियल आंसर। लेकिन ऐसा आंसर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हम मानते हैं, ये मान लेते हैं कि यदि जो है एल जो है बहुत छोटा हो जाए आर से। यहाँ पर देखेंगे, अगर ये जो एल है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, वो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं उसकी तुलना में बहुत छोटा हो, यानी कि नगण्य हो। जैसे मान लेते ये दूरी हो 1 माइक्रोमीटर और ये दूरी हो हमारी 1 मिलीमीटर, तो इनके बीच 1000 गुने का अंतर है। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में ये अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। जब ले सकते हैं तो फिर क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो मान होगा वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के। ठीक, तो हमारा ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। एक यहाँ से आर ये कटेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर की पावर 3 और एक्स कैप। तो अगर इसकी परिमाण की बात करें तो ई एक्सिस में जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। तो हम देख रहे हैं कि ई जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन आर क्यूब के। ये आपको याद रखना है कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र होता है वो आर की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमको यहाँ पर प्रूव करना होता है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना होता है। तो पहला डेरिवेशन हमारा होगा, ये भी लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है और इससे सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल वाली सीरीज चलाएंगे इसके बाद थ्योरी के बाद, तो फिर उसमें मैं आपको सवाल कराना भी सिखा दूँगा। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अभी इसी का दूसरा पार्ट है निरक्षीय स्थिति पर। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय अक्ष के अलावा, तो अक्ष के परपेंडिकुलर ये है, इसको विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। तो विषुवतीय पूछ दे, इक्वेटोरियल पूछ दे या निरक्षीय पूछ दे, सभी सेम बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया गया है एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस प्लस क्यू ए बी है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पर भाषा थोड़ी सी लिख देता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। तो देखिए क्या भाषा हमने लिखी है। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2L है। AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर
स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना हमें पता है। अब हमें क्या पता है, तो हमें यहाँ पर पता है कि AO बराबर हमको पता है L है बराबर BO, AO बराबर BO ये L है, ठीक है। और OP बराबर कितना है, R है, इसलिए AP बराबर कितना हो जाएगा, AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। इस वाले त्रिभुज ये संपूर्ण त्रिभुज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट AO कितना है, AO है हमारा L स्क्वायर, OP कितना है R स्क्वायर, ये आ गया हमारा AP। इसी प्रकार BP बराबर कितना हो जाएगा, BP बराबर हो जाएगा अंडर रूट, BP अगर हमें निकालना है तो अंडर रूट BO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर अंडर रूट BO कितना है, BO हमारा है L स्क्वायर, ये देखिए ये दूरी L है और ये दूरी जो है हमारी R है, R स्क्वायर, तो दोनों बराबर हैं, AP और BP दोनों बराबर हैं। अब देखेंगे तो A पर स्थित बिंदु माइनस Q के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा ऋण आवेश है तो अंदर की ओर होगा, इसको हमने E2 माना है, और प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस Q से बाहर की ओर होगा, इसको हमने E1 माना है। इन दोनों का जो परिणामी है वो यहाँ पर हमको E मिला है। अब इस E की हमें गणना करनी है, तो इस चित्र को मैंने दोबारा से यहाँ पर बना दिया है। तो अगर हम देखें तो E जो है हमारा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं वन लिख देता हूँ यहाँ पर, E वेक्टर बराबर E नेट बराबर कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ये क्या है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, अगर आपको याद हो तो ये क्या है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब इस वाले चित्र पर ध्यान दीजिए, ये वही चित्र है, बिंदु PA है, यहाँ पर ये वाली जो E वेक्टर है, ये E1 है और ये E2। अब हमने क्या किया, E1 और E2 इन सभी वेक्टर्स को हमने बांट दिया है, यहाँ पर ये थीटा है और यहाँ पर ये थीटा है, इसको घटकों में वियोजित कर दिया है। तो देखो E1 का एक घटक इस दिशा में आएगा E1 cos थीटा, थीटा के साथ जुड़ा हुआ घटक cos थीटा होता है और इसके लंबवत घटक होगा E1 sin थीटा। फिर E2 के साथ जुड़ा हुआ एक घटक जो होगा E2 cos थीटा और इसके लंबवत घटक जो होगा वो E2 sin थीटा होगा। तो देखो ये दोनों घटक तो हमारे जा रहे हैं इसी दिशा में, ये दोनों घटक जा रहे हैं इसी दिशा में, लेकिन ये ग्रीन वाले जो जा रहे हैं दोनों एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कट जाएंगे। अब अगर आपको यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे दिशाएं मान लेता हूँ, ऊपर की ओर मैं मान लेता हूँ प्लस का वाई कैप, नीचे को माइनस का वाई कैप, इधर की ओर प्लस का एक्स कैप और इधर की ओर माइनस का एक्स कैप। तो मैं यहाँ पर इन सबको घटकों के रूप में एक बार लिख देता हूँ। तो E1 का कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा कहाँ की ओर है माइनस एक्स कैप, प्लस E1 sin थीटा कहाँ की ओर है प्लस का वाई कैप, प्लस E2 cos थीटा कहाँ की ओर है माइनस एक्स कैप, देखो इस ओर है, प्लस E2 sin थीटा कहाँ की ओर है माइनस वाई कैप। इन दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 cos थीटा। अब हमें ये तो पता नहीं है कि E1 E2 के परिमाण कितने हैं, अगर इनके परिमाण हमको पता चल जाए तो फिर हमारा काम हो सकता है, क्योंकि तब हम इन दोनों को काट सकते हैं, तभी हम इन दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। तो अब निकाल लेते हैं, ये E नेट को यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसको हम चाहें तो समीकरण 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं
E1 बराबर कितना होगा, तो E1 किसकी वजह से है, E1 जो है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र। E1 बराबर कितना हो गया, E1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अब देखो BP और AP दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। BP कितना हो जाएगा, BP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सीधे हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले रखा है। अगर देखो यहाँ पर जैसे AP स्क्वायर बराबर AU स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर था, ऐसे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों सेम है, तो E1 बराबर E2, तो E1 बराबर E2 अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अर्थात E1 बराबर E2। अगर E1 और E2 दोनों बराबर हैं तो फिर इस वाले समीकरण 1 में अगर हम देखें तो फिर ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे अतः, तो इसको हम ले सकते हैं, इन दोनों को समीकरण 2 ले सकते हैं और इसको समीकरण 3 ले सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा। तो कभी कभी इतनी चीज़ें करके लोग नहीं दिखाते हैं, सीधे बता देते हैं, लेकिन आप सीधे मत बताइए, थोड़ा सा चीज़ें करके दिखाइए, तभी नंबर मिलते हैं, स्टेप्स के नंबर होते हैं। बराबर होता है E1 कॉस थीटा माइनस का एक्स कैप प्लस E1 साइन थीटा प्लस का वाई कैप प्लस, अब मैं E2 की जगह फिर से E1 लिख दूंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। E1 कॉस थीटा माइनस एक्स कैप प्लस E2 साइन थीटा, मैं E2 की जगह E1 कर दूंगा माइनस वाई कैप। अब ध्यान से देखेंगे E1 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, यहाँ भी E1 है, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा माइनस एक्स कैप, ये आ गया E नेट। अब कॉस थीटा का मान हमको पता चल जाए तो E1 का मान हमें पता ही है, तो बस पूरा काम हमारा हो जाएगा। तो अब लिखेंगे कॉस थीटा का मान ये निकालना है, तो लिखेंगे, तो इस त्रिभुज चलते त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में, इस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज AOP में देखें कॉस थीटा का निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार AO बटे कर्ण AP। AO कितना है हमारा, AO अगर ध्यान से देखें तो ये तो L के बराबर है, तो ये AO जो होगा हमारा L हो गया, और AP किसके बराबर है, AP ये रहा हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मान जा करके अब हम यहाँ पर रख देंगे, तो E नेट बराबर कितना हो जाएगा, E नेट बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम समीकरण 4 ले लेते हैं, इसको समीकरण 4 ले लेते हैं, इसको समीकरण 5 ले लेते हैं, इसको समीकरण 5 ले लेते हैं, इसको 4 ले, इसको 5, तो समीकरण 2, 4 व 5 से ई नेट बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू E1 का मान रख देते हैं। E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान अगर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स क्या। तो इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये हो जाएगा 2QL बटे, इन दोनों देखो ये दोनों चीज़ें सेम सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम सेम है, तो इसकी घात है 1 और इसकी घात है आधी, तो दोनों की घात कितनी हो जाएगी, R² प्लस L² की घात हो जाएगी 3/2। देखो ये आधी घात होती है और ये 1 घात होती है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3/2 घात आ जाएगी। अब हम इसको चाहे तो यहाँ पे माइनस का x लिखेंगे। 2QL क्या हो जाएगा, P, तो इसको हम ले सकते हैं 1/4πε0 P बटे R² प्लस L² ई पावर 3/2 माइनस x कैप, और यहाँ पर आ गया ई नेट। ई नेट हमको यहाँ पर मिल चुका है। यही हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन है। तो अगर हम इसकी वैद्युत क्षेत्र देखें तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, प्लस से माइनस की ओर, देखो ये इधर की ओर है, प्लस से माइनस की ओर। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो माइनस से प्लस की ओर होगा, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में। द्विध्रुव आघूर्ण हमारा इस दिशा में माइनस से प्लस की ओर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र उसकी विपरीत दिशा में। अब फिर से हमको इसमें अप्रॉक्सीमेशन देखना है कि अप्रॉक्सीमेशन में क्या होगा, तो आगे देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं क्या होगा। लिखेंगे जब L जो है वो मच लेस देन R है, वही कंडीशन फिर से हो जाएगी। जो L है वो R से बहुत छोटा होगा या बिंदु P जो है वैद्युत द्विध्रुव से बहुत दूर हो, उस सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं। तब क्या हो जाएगा कि R² प्लस L² बराबर हो जाएगा हमारा R²। इसलिए ई नेट बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई R² की पावर 3/2 माइनस x कैप। अब 2 से ये घात कट जाएगी तो हमारे को बच जाएगा 1/4πε0 P/R³ माइनस x कैप, और यहाँ पर आ जाएगा ई नेट। इसका परिमाण अगर हम लिखना चाहें तो ई नेट जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमको परिमाण लिखना है तो 1/4πε0 P/R³, ये आ गया हमारा, इसका परिमाण आ गया। दोनों ही सिचुएशन में R³ पर डिपेंडेंस है, बस अक्षीय स्थिति पर यहाँ पर 2 था और इसमें 2 नहीं है। तो एक बार दोनों को सामने लिख कर देख लेते हैं। ये पूछ लिया जाता है ई जो है एक्सिस वाले में कितना था, 1/4πε0 2P/R³, और ई जो है इक्वेटोरियल बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 P/R³। इसको अक्षीय और इसको निरक्षीय कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा डेरिवेशन कर लिया। तो ये 5-5 नंबर के डेरिवेशन थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गए होंगे और एग्ज़ाम में आप इनको कर पाएंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।